हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है साइंस की क्लास में। आज साइंस के क्लास में चैप्टर का नाम है परिवर्तन में सम्मिलित पारस्परिक क्रिया, यानी चेंज इन्वॉल्व इंटरेक्शन। चेंज इन्वॉल्व इंटरेक्शन का मतलब परिवर्तन का मतलब हो जाएगा चेंज, इन्वॉल्व है यानी उस पर हम सम्मिलित हैं, पारस्परिक क्रिया यानी इंटरेक्शन। तो कहने का मतलब था कि जो हमारा परिवर्तन है उस परिवर्तन में सम्मिलित पारस्परिक क्रिया कैसे होती है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, पारस्परिक क्रिया का अर्थ होता है दो वस्तुएं एक दूसरे पर क्या होती है, क्रिया करती हैं। पारस्परिक क्रिया से मतलब क्या होगा, दो वस्तु एक दूसरे पर क्या करती है, क्रिया करती है। और वह क्रिया, एक तो क्रिया तुरंत पता चल जाती है लेकिन दूसरी क्रिया कुछ समय पश्चात। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम पुनः उसका उपयोग करेंगे, पुनः क्रिया कराएंगे, तब जानकारी मिलेगी कि दूसरी क्रिया कैसी है, किस प्रकार की है और किस कंडीशन में है। हमारे चारों ओर सभी प्रकार के परिवर्तनों में वस्तुएं एक दूसरे पर क्रिया करती हैं। दो वस्तुओं के पारस्परिक क्रिया द्वारा नए परिवर्तन होते हैं। पारस्परिक क्रिया वस्तुओं के एक दूसरे के गुणों में परिवर्तन हो जाते हैं, यानी पारस्परिक क्रिया जो होगी वस्तुओं के एक दूसरे में क्या होता है बच्चों, परिवर्तन हो जाते हैं। उदाहरण, यदि मैं पेंसिल को लेता हूं और शार्पनर के माध्यम से इसे छीला जाता है, ठीक है, ये माना कि पेंसिल है और यह पेंसिल किस रूप में है, चारों कोण इसके बराबर है। अब देखिए, जब इस पर क्रिया होती है तो पेंसिल को जब शार्पनर के माध्यम से छीला जाता है तो क्या होता है, अपने आकार में परिवर्तन। ये देखिए नोक, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, पेंसिल किस रूप में हो गई, अपने नोक में आ गई, यानी इस पर एक क्या हुआ, क्रिया। और हमारा जो शार्पनर था उस पर भी एक क्रिया हुई है लेकिन पता नहीं चल रहा है कि उस पर क्रिया हुई कि नहीं हुई। अब देखिए, जब शार्पनर का पुनः उपयोग किया जाएगा तो क्या होगा, वह किस कंडीशन में है, यानी चल रहा है, धार उसमें है अथवा नहीं है, तो उसके माध्यम से क्या होगा, यदि नहीं है तो मतलब क्या हुआ, उस पर भी क्रिया हो गई और वह क्या हुआ, पारस्परिक क्रिया होती है। बच्चों, पता चल गया ना कि मतलब दो क्रिया तो हो रही पाठ में, एक क्रिया तो पता चल गया तुरंत ही हो गया, यानी पेंसिल छिल गई, इसका मतलब उस पर क्रिया हुई। और शार्पनर में क्या कंडीशन है, कितना उसमें परिवर्तन हुआ, वह तो बाद में पता चलेगा जब आप उसे दोबारा उपयोग करेंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। ब्लेड में परिवर्तन तब दिखाई देता है जब उन्हें पुनः प्रयोग में लाया जाता है और यह धार है अथवा धार नहीं। माचिस की एक ओर से तीली को रगड़ने पर यह जल उठती है, तीली जलती है तथा यह माचिस पर एक चिन्ह छोड़ती है, और हम कह सकते हैं कि परिवर्तन तथा पारस्परिक क्रिया एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। परिवर्तन और पारस्परिक क्रिया दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मान लीजिए ये माचिस है और इस माचिस में क्या हुआ, तीली को रगड़ा गया, मतलब अट्रैक्ट कराया गया। जैसे इस पर तीली का अट्रैक्शन होता है तो क्या होगा, माचिस की तीली तो जल उठती है और क्या होता है बच्चों, अपना चिन्ह छोड़ करके चला जाता है, यानी अपना यहाँ पे पार्ट निश्चित रूप से क्या, साइन मार्क लगा देगा। और जब वह मार्क लगा जाता है तो यह पता चल जाता है काम तो हुआ लेकिन कुछ काम यहाँ पे छोड़ के आ गए, यानी यहाँ पे चिन्ह लग चुके हैं, है ना। तो मतलब कहना चाहिए कि पारस्परिक क्रिया और परिवर्तन दोनों क्या हो गए, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ भी काम हुआ लेकिन अपना काम यहाँ पे छोड़ दिया। इसके बाद परिवर्तन पारस्परिक क्रिया की तीव्रता पर निर्भर करता है। जो परिवर्तन होता है वह पारस्परिक क्रिया पर निर्भर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, किस कंडीशन में हमारा परिवर्तन हो रहा है, उसकी क्रिया किस प्रकार से है वह देखा जाता है। यदि हम दिया फलाई जलाना चाहते हैं तो इसके लिए हम एक खुरदरी अथवा सतह पर तीली को रगड़ने से धीरे से रगड़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, तीली नहीं जलती। खुरदरी सतह पर क्या होता है बच्चों, तीली नहीं जल पाती। इसे जलाने के लिए माचिस पर एक उचित घर्षण करना पड़ता है। माचिस पर एक उचित घर्षण आप करेंगे तभी तो जाकर के क्या होता है बच्चों, तीली जल उठती है। लेकिन वो जो आपका
इस पर ब्लैक लेप लगा होता है, उस पर भी एक प्रकार का केमिकल है। और माचिस की तीली में भी एक प्रकार का क्या है, रासायनिक पदार्थ होता है। आगे देखिए, इसके लिए उसके खुरदरी सतह पर तीली को धीरे धीरे रगड़ते हैं तो हम क्या पाते हैं, तीली नहीं जल पाती है, और इसके लिए क्या करना पड़ता है, माचिस और तीली को रगड़ने के लिए एक उचित घर्षण करना पड़ता है। हम कह सकते हैं कि परिवर्तन पारस्परिक क्रिया की तीव्रता पर निर्भर करते हैं। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में नहीं होती तब भी कुछ परिवर्तन होते हैं, ये भी सत्य है। यानी जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में नहीं होती हैं तब भी एक प्रकार का परिवर्तन होता है। लोहे का एक टुकड़ा चुंबक को थोड़ी दूर से भी आकर्षित कर सकता है। लोहे का जो एक टुकड़ा होगा चुंबक को थोड़ी दूर से भी आकर्षित कर सकता है, लोहे की वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। यानी लोहे की स्थिति परिवर्तन हुआ, मान लीजिए आपका यहाँ पे लोहा रखा हुआ है, एक कील है और आपका ये क्या है बच्चों, चुंबक है। आप देखिए थोड़ी सी दूर में है तब भी यहाँ पे एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, फिर भी इसमें इंटरेक्शन हो रहा है, परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, चेंजेस देखने को आपको मिलता है, क्रिया हो रही है। मतलब अगर आप, ये हमारा क्या है, चुंबक है, चुंबक के आसपास इसे लोहे के आसपास लगाएंगे तो क्या होता है, आपका लोहा घूमता हुआ नजर आपको दिखाई देता है। जैसे घूमता है तो पता चल जाता है, हम तो इसको टच नहीं कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तब कैसे क्रिया हो रही है, यानी वह एक दूसरे से दूर है तब भी क्रिया हो रही है। तो आप समझ गए होंगे बच्चों, परिवर्तन में सम्मिलित ऊर्जा, चेंज इन्वॉल्व एनर्जी। तो हमारे चारों ओर होने वाले परिवर्तन में ऊर्जा भी सम्मिलित होती है बच्चों। जो परिवर्तन होता है उसमें ऊर्जा निश्चित रूप से सम्मिलित होती है, और यह ऊर्जा या तो अवशोषित होती है या उत्सर्जित। यानी इस पर जो ऊर्जा होती है बच्चों, या तो अवशोषित होगी एक्सोथर्मिक अथवा उत्सर्जित होती है एंडोथर्मिक। मतलब कहना चाहिए कि ऊर्जा उत्सर्जित है अथवा अवशोषित है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ऊष्माक्षेपी परिवर्तन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। यानी क्या है, उसमें ऊष्माक्षेपी में क्या हो रहा है, किस प्रकार का हो रहा है, एक्सोथर्मिक। ऊष्माक्षेपी वे परिवर्तन होते हैं जिसमें ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। ऊर्जा क्या होती है बच्चों, मुक्त होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी। देखिए इसको हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। एक्सोथर्मिक चलिए ऊष्माक्षेपी परिवर्तन। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक। ऊष्माशोषी का मतलब क्या होगा, ऊष्माशोषता है यानी एब्जॉर्ब करता है, और ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होगा, ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक। यहाँ पे ऊष्मा जरूर क्या होगी बच्चों, रिलीज होगी। आप इतना ध्यान रखना, दो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। ऊष्माशोषी हम लॉजिक के माध्यम से समझते हैं, ऊष्माक्षेपी क्या है और ऊष्माशोषी क्या है बच्चों। ऊष्माक्षेपी में कहने का मतलब क्या होगा, ऊष्मा निश्चित रूप से क्या होगी बच्चों, उत्सर्जित होती है, यानी क्या होगा, एनर्जी आपकी रिलीज होगी। लेकिन ऊष्माशोषी की बात होगी, शोषी यानी शोषित होना, यानी ऊष्मा को एब्जॉर्ब करना, और उसको बोलते हैं बच्चों क्या होगा, यहाँ पे एक्सोथर्मिक हो गया, वहां पे क्या होगा, एंडोथर्मिक। ठीक है ना, आप डिफरेंशियल लिख लीजिए, क्या होगा, ऊष्माक्षेपी वे परिवर्तन होते हैं, ऊष्माक्षेपी वे परिवर्तन होते हैं, ऊष्माक्षेपी वे परिवर्तन होते हैं जिनमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में, जिनमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में, जिनमें ऊर्जा क्या होती है बच्चों, ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है, रिलीज होती है, मुक्त
ठीक है। ऊष्माक्षेपी वे परिवर्तन होते हैं जिनमें ऊर्जा उष्मा के रूप में क्या होगी बच्चों, रिलीज होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी परिवर्तन। एग्जांपल ग्रुप में देखिए, चूना पत्थर को क्या करेंगे हम, जल के साथ क्रिया कराएंगे। चूना पत्थर का सूत्र क्या होगा, चूना पत्थर प्लस जल। चूना पत्थर का सूत्र क्या होगा, CaCO3 प्लस जल का सूत्र होगा H2O। और जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा, CaOH का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस बनेगा बच्चों, प्लस CaOH का होल ट्वाइस बनेगा। रासायनिक प्रक्रिया हमारी नीचे हो रही है, तो देखिए CaOH का होल ट्वाइस प्लस कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन वहां भी हो गए, बचा क्या आपका CO2 बच रहा है। मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 मतलब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या निकलता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, बन जाएगा। तो क्या होगा, कुछ अभिक्रियाओं में ऊष्मा का प्रकाश दोनों उत्पन्न होना, यानी ऊष्मा भी और प्रकाश दोनों उत्सर्जित होती है, यहाँ पे केवल ऊष्मा निकल रही है। तो हम कह सकते हैं बच्चों, ऊष्मा कैसी है, ये किस रूप में है, कार्बन डाइऑक्साइड। किस रूप में है ऊष्मा, ये ऊष्मा जो हमारी निकल रही है वो किस प्रकार की है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, यानी CO2 के रूप में हमारी ऊष्मा निकल रही है। बच्चों याद रखिएगा, कुछ ऐसी विक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऊष्मा शोषी। ठीक है बच्चों, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ऊष्मा शोषी देखते हैं क्या, ऊष्मा शोषी इंडो चेन रिएक्शन नहीं, चेन क्या होगा, ऊष्मा शोषी परिवर्तन। ये क्या होती है बच्चों, इसमें ऊष्मा अवश्य अवशोषित होती है। लिख लीजिए, ऊष्मा शोषी परिवर्तन वे, ऊष्मा शोषी परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं, ऊष्मा शोषी परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं, ऊष्मा शोषी परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में, जिनमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में, ऊष्मा शोषी परिवर्तन में परिवर्तन होते हैं जिनमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में अवशोषित होती है। ऊष्मा शोषी परिवर्तन में परिवर्तन होते हैं जिनमें जो ऊर्जा होती है बच्चों, क्या ऊर्जा जो होगी वह ऊष्मा के रूप में क्या होगी, अवशोषित होती है, यानी एब्जॉर्ब होती है, और उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। गर्म करने पर बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट का विघटन होता है। गर्म करने पर बेकिंग सोडा का मतलब आप जानते होंगे बच्चों, जैसे इडली डोसा आदि में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। और बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होगा, NaHCO3। अब इसको क्या करना है, NaHCO को हम विघटित करेंगे, और इसको हमको विघटित करने के लिए क्या चाहिए, ऊष्मा चाहिए।
क्या चाहिए बच्चों? ऊष्मा चाहिए। और जब तक हम इसको हीट नहीं करेंगे तो क्या होगा बच्चों? परिवर्तित नहीं होगा। और जब हम इसको आवश्यक ऊर्जा देंगे तभी तो टूटेगा ये। तो मतलब आना चाहिए ऊष्माशोषी परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें ऊष्मा क्या होती है? अवशोषित होती है। ऊष्मा किस रूप में? ऊर्जा के रूप में अवशोषित होगी। तो हम इसको तोड़ने के लिए मेरे को एनर्जी देना पड़ेगा, और जैसे एनर्जी इसको देते हैं तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? ऊष्माशोषी। देखिए जब ये टूटता है तो इसका हम दो अणु लेंगे और बनाता है क्या? सोडियम कार्बोनेट बना देगा, यानी A2CO3, और इसका हम दो अणु ले लेते हैं, यानी HCO3, तो यानी 2CO3 बन गया ये। अब क्या बनेगा? H2O बनेगा बच्चों। तो H2O भी बना देते हैं प्लस CO2 बनेगा। क्यों? देखिए समझिए, एक ऑक्सीजन को क्या मैंने इसको दे दूंगा, ये तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन लेगा तो H2O बना देगा। अब यहाँ पे क्या बचा? CO2, तो CO2 बन गया, यानी दो ठो है तो यानी 2CO3 हो गया। और यानी 2CO3 का नाम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसका नाम क्या होगा बच्चों? अब इसको मैं यहाँ पे, चाहे आप इसको दो बार लिख दीजिए, चाहे दो का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका नाम है बच्चों सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट हो गया। इसी को बच्चों बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। सोडियम बाई कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। प्राकृतिक, अब तो समझ में आ गया होगा आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता था? ऊष्मा उत्सर्जित होती थी तो उसे ऊष्मा क्षेपी कहा जाता था, और इसमें ऊष्मा अवशोषित हो रही है तो इसमें ऊष्मा शोषी। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। नेक्स्ट आपका है प्राकृतिक घटनाओं में भी कुछ ऊर्जा मुक्त होती हैं और अवशोषित होती हैं, जैसे मौसम में परिवर्तन, भूकंप, चक्रवात, पौधों का उगना, फलों का पकना आदि सभी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। इन सभी परिवर्तनों में ऊर्जा या तो अवशोषित होती है या उत्सर्जित होती है, मुक्त होती है। निश्चित रूप से ऊष्मा की वहां पे भी आवश्यकता होती है, चाहे वह प्राकृतिक परिवर्तन हो चाहे वह कृत्रिम परिवर्तन। तो समझ में आ गया बच्चों? इस प्रकार से हमारा 6 चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे, इसके पश्चात में आपको प्रश्न उत्तर देना होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? यदि आपको कुछ कमेंट करना हो पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन आपके पास है, यदि आप पूछेंगे तो निश्चित रूप से मेरे को जवाब जानकारी मिलेगी तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। मुझे कैसे पता होगा कि आपके पास क्या समस्या है? जब अपना क्वेश्चन करेंगे और मेरे को जानकारी होगी तो आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत अच्छा, आपको धन्यवाद। और आप इसको पढ़ें, समझें और लॉकडाउन का पालन करें। थैंक यू, गुड डे।